और बायो बायो कौन पढ़ा रहे हैं हमको? भागीरथ सर। और फिजिक्स आशीष सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज से केमिस्ट्री। पेपर स्कीम पता ही है आप लोगों को, वैसे सिलेबस आपको भी मैंने दे रखा था, कहाँ गया? ठीक है, तो पेपर स्कीम सभी को पता होगी आप लोगों को, देखा है सिलेबस? कितने क्वेश्चंस आएंगे हैं? 35 नहीं, ओवरऑल बता रहा हूँ, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 150 में से 50 तो किसके होंगे? जीके के, तो इसका तो अपने कोई मतलब ही नहीं है। अरे अपने को मतलब आपस में, आपको और मेरे को, ठीक है, तो आपको तो है, बिल्कुल क्यों नहीं है। तो 50 क्वेश्चन इसके होंगे आपके ए पार्ट में, तो 100 नंबर के हो गए, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 2 नंबर का हो गया, वेरी गुड। तो देखो 50 क्वेश्चन तो इसके हैं और 100 क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट के मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ठीक है। 100 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर के हो गए, तो टोटल हो गए अब आपके पास 150 क्वेश्चन और कितने नंबर हो गए? 300 नंबर। और कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, और 180 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने? 150 मिनट, मतलब 1.5 मिनट के आसपास आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई ये बात। अब मेरे काम की तो बात ये है नहीं, आपके जीके वाली, अपने काम की बात है, अपनी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में आपके 10 यूनिट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ें नहीं आती, लेकिन आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खासकर देखिए केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो तो प्योर कॉन्सेप्चुअल है और कुछ ऐसे प्योर रटने वाले हैं। ऑर्गेनिक के अंदर तो ज़्यादातर रटने वाली चीज़ें, अगर आपको रिएक्शंस रटी हुई है तो आपसे होगी, और रिएक्शन नहीं रटी हुई तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो आपको दोनों तरह का माइंडसेट रखना है कि जहां पर मैं समझाऊं कॉन्सेप्ट को, वहां कॉन्सेप्ट को समझना है, और जहां कहूं इसको याद रखना है, उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों तरह का माइंड आपके दिमाग के अंदर काम करना चाहिए। तो एक फर्स्ट यूनिट के अंदर तो हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे सारी, ठीक है, एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर तो सारा हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है, किस ब्लॉक में, उनका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन बाकी बातें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉडल, क्वांटम नंबर, पाउली, अफबो प्रिंसिपल, उन्स प्रिंसिपल, ऑर्बिटल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हो गई परमाणु गुणधर्म में इनका परिवर्तन, इनकी आवर्तिता पढ़नी, पीरियोडिसिटी। तो ये सब तो पढ़ेंगे हम लोग किसके अंदर? ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ये जूम नहीं होगी ना? नहीं होगी जूम। हो गई नाराज हो गए, लेकिन ये टेढ़ी हो गई। चलो, तो कुल मिला के आपको पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर के अंदर आपको डिस्कस करना है एक तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल प्लस कौन सा चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस नाम से पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, तो इसमें तो ये हो गई। सेकंड के अंदर आप लोग डिस्कस क्या करोगे? सेकंड के अंदर डिस्कस करोगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सबसे ज्यादा रटने वाले पोर्शन होते हैं, पी ब्लॉक वाले। ठीक है, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करेंगे। अच्छा, यही लिखा रहेगा ये, इधर क्या आ जाएगा? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ठीक है। फिर इसी के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, जहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है ना, वो बनता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से और ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर खूब बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको अगर पूछा जाएगा तीसरी यूनिट, तो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जब हम लोग बात करेंगे रासायनिक साम्य की, लास्ट प्रिंसिपल, जहां से क्वेश्चन ज्यादातर आपको पूछा जाता है, रासायनिक साम्य और इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम, अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट, पीएच, बफर। बफर वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन, ये सारी बातें। गैसेस स्टेट में लॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, किसके ऊपर? ग्राफ पे। बॉयल्स का ग्राफ कैसा बन रहा है, पी और वी के बीच में संबंध कैसा है, या वी और टी के बीच में संबंध कैसा है, इस तरह के क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड स्टेट के बारे में,
सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन रहेगा जिसके अंदर आपको कुछ बातें पढ़नी है, जहां से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं कहां पर, इकाई, कोशिका और उनके प्रकार, इनके ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पार्ट वाला, ठीक है। फिर सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कंसंट्रेशन टर्म से, सांद्रता वाले से, नॉर्मलता निकलवाएगा, फॉर्मेलिटी निकालेगा, मोलरिटी निकलवाएगा, इस जगह से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल, ये पूछते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े आपने, 4 प्रकार के होते हैं जो, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हो, तो इस तरह के जो आप 4 तरह के पढ़ते हो वो सारी बातें हैं। फिर ये ऑर्गेनिक का पार्ट है आपके 2 यूनिट वाला, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका नामकरण, उनका आपको बेसिक क्लासिफिकेशन, उनके गुणधर्म। तो आईयूपीसी पढ़नी है, आईयूपीसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली हर बार पूछा जाता है। टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सी टाइप रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट भी होती है अगर आपने पढ़ा हो तो, पर वो आपके नहीं दे रखी है अभी इसमें। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है बहुत बार, ठीक है। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है, और ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। तो ये तो है आपका सिलेबस, ये आपके पास, सबके पास होगा और आपको मिल जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो सब आपके पास है। अब हमको जो मेन बात पढ़नी है वो पढ़नी है कि कौन सी यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक वाला पार्ट, क्योंकि वो पार्ट ऐसा है जो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। आ जाएगा क्या? आ जाएगा, बिल्कुल सारे पार्ट समझने हैं अपने को, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट ही करेंगे ऑर्गेनिक से, क्योंकि टफ वाला पोर्शन पहले ले लोगे तो बाद में आपको इजी वाला पोर्शन आराम से आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये आपसे आराम से समझ में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आईयूपीसी नहीं, आईयूपीसी तो पहले तब स्टार्ट होगी ना जब आपको पहले ये पता पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन पढ़ करके फिर हम लोग आईयूपीसी पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपके है यूनिट कौन सी वाली, यूनिट नंबर 9। आवाज आ रही है पीछे तक? चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला जो आप यूनिट पढ़ोगे, इसमें नोमेनक्लेचर और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे। तो आप तो ओनली हेडिंग लगाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हिंदी में अपन बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप स्टडी किसकी करने वाले हो, किसकी, ओनली कार्बन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या केवल कार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ओनली हाइड्रोकार्बन की करेंगे तो डेरिवेटिव की भी करेंगे, वेरी गुड। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी जो करते हैं वो किसकी करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों की स्टडी करी जाती है। मैं लिखा दूंगा सब, पहले समझो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक का मतलब ये नहीं है केवल उसमें क्या हो, कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग 2 तरह के कंपाउंड्स को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से, देखो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने किन किन को इंक्लूड कर रखा है, 2 चीजों को। एक तो हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, और दूसरा हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों की। अब ये सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं जो किस किस से बने हों, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हों। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनेंगे वो हाइड्रोकार्बन हो गए, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में कौन आएंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा ही होगा, प्लस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये बोला कि ये मीथेन है और मीथेन के अंदर मेरे को जोड़ना है कोई हेलोजन, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट हेलोजन जोड़ दूं क्या ऐसे,
CH4X डायरेक्ट हेलोजन जोड़ दूं? नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी। कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4 होती है। कौन बता के गया था? कैकुले ने बताया था। तो कैकुले ने कार्बन की 4 वैलेंसी के बारे में बताया था। बहुत बार पूछते हैं कार्बन की टेट्रा वैलेंसी किसने बताई? कैकुले ने बताई थी। तो भाई कैकुले ने बताया था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो ही वो स्टेबल बनेगा, अदरवाइज उसकी आपने कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना ली जिसमें 5 वैलेंसी हो गई या 3 वैलेंसी हो गई, वो स्टेबल नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे जोड़ा जाए? उसने कहा फिर आप एक काम करो कि ये जो हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन को तो करो वहां से रिप्लेस और उस जगह जोड़ो क्या आप कोई दूसरा एलिमेंट। तो यही तो बनता है CH3X। ऐसे बनेगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा है और फिर कोई अलग नया या विषम परमाणु आया है, तो विषम परमाणु को बोलते हैं अपन हेटेरो एटम। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? हेटेरो एटम होगा। किसके अंदर? डेरिवेटिव में। तो हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है? विषम परमाणु। कि मतलब हाइड्रोजन, कार्बन और इसके अलावा कोई और भी अगर एलिमेंट नजर आएगा तो आप उसको कहोगे क्या है वो? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? तो जैसे अगर मैंने रेंडमली लिख दिया कि CH3OH हाइड्रोकार्बन में इंक्लूड करेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में? डेरिवेटिव में आ जाएगा कि हाइड्रोकार्बन का क्या बन गया? डेरिवेटिव बन गया। ठीक है। अगर मैंने बोल दिया CCl4 डेरिवेटिव है। तो जहां भी हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन हट करके, कोई एलिमेंट हट करके कोई दूसरा हेटेरो एटम आ जाए, विषम परमाणु आ जाए, तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं। कहानी समझ में आ गई? तो दोनों ही तरह के कंपाउंड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इतनी बात क्लियर? पहले इतना लिख ले, लिखो तो फिर। तो सबसे पहली बात लिखो आप। अच्छा, सब हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम भी है या ओनली इंग्लिश मीडियम? कैसे हो? इंग्लिश वाले हैं? हाथ खड़े करो एक बार। 2 3 4। टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी बोलूंगा, आपको जिसमें लिखना है लिख लेना। ठीक है, चलो पहली बात लिखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किसकी की जाती है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक को 2 में डिवाइड करो कि इसमें किस किस को हम लोग इंक्लूड करते हैं। कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक तो हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है, लिख दिया। तो 2 तरह के कंपाउंड आएंगे इसमें, एक तो हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे सारे और दूसरा कौन आएगा? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न आ जाएंगे। लिख लिया 2 में डिवाइड करके। फिर हाइड्रोकार्बन में कौन होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसके नीचे लिख लो, इसमें होंगे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक। लिख लिया। दूसरा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में क्या आएंगे? हाइड्रोजन, कार्बन और हेटेरो एटम। तो लिखो इसमें आते हैं कौन कौन है? हाइड्रोजन, कार्बन और विषम परमाणु आते हैं। ये जो भी ऑनलाइन में बैठ के कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट करना बंद करे और पढ़ाई पे ध्यान दे। एक जना लिख रहा है हिंदी में लिखा हो, एक जना कह रहा है इंग्लिश में लिखा हो, दोनों में लिखा रहा हूँ। कान खुले रखोगे, कमेंट कम करोगे तो आपको समझ में आएगी क्या लिख रहे हैं। मैं दोनों वर्ड्स बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश, जिसमें भी आपको लिखना है उसमें लिखो, पर कोशिश ये करो जो मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ पहले उस पर ध्यान पहले रखो। ठीक है, चलो। तो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया और हेटेरो एटम आ जाएगा, विषम परमाणु हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, हटाओ इसको। अब अगर हम लोग बात करें तो ये तो आपको समझ में आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में किन किन को इंक्लूड किया जाता है।
इन दोनों तरह के कंपाउंड्स को इंक्लूड किया जाता है। फिर हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की ही बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको यही पूछा जाता है। तो इससे पहले आप यहाँ पे जो हेट्रोएटम पढ़ोगे, ये हेट्रोएटम आपके ज़्यादातर जो 11th-12th में आपको मिलेंगे, वो हेट्रोएटम कौन कौन से हो सकते हैं? वो हेट्रोएटम हो सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। ये हेट्रोएटम आपको ज़्यादातर मिलेंगे। हो तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर लिख लो। तो ये विषम परमाणु वहां पे हो सकते हैं। लिख दिया? ठीक है। तो पहली बात जो आपको यहां से पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि कार्बन और हाइड्रोजन की कुछ एक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बता दो पहले कि कार्बन की कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं हम लोग, और फिर हाइड्रोजन की करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर पे चलेंगे जो आपके मेन टॉपिक है। क्योंकि नोमेनक्लेचर आप तब सीख पाओगे जब आपको ये बेसिक बातें पता हो। मैंने वहां पे आपको IUPAC का नोमेनक्लेचर दे दिया, ये ठीक है। मैंने कह दिया कि भाई यार ये जो है ये आपकी क्या है, मेन चेन है। मैंने आपको कह दिया कि भाई ये आपकी क्या है, मेन चेन है। अब बोला कि इसका नामकरण करो। अब आपको ये पता ही नहीं कि ये जो ग्रुप है इसका नाम क्या है। तो जब तक आपको ये कुछ बेसिक बातें नहीं पता होगी कि रेडिकल क्या है, मूलक क्या होते हैं, किन किन से मिलके बन रहे हैं, उनके नोमेनक्लेचर कैसे हैं, तब तक आप IUPAC नहीं कर पाओगे। तो पहले थोड़ा सा जो मैं बेसिक बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। पहले जाते ही पहले पहला चैप्टर खोल के मत पढ़ने लगो, वो चैप्टर अदरवाइज अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो वो चैप्टर केवल रटोगे आप, क्वेश्चन जैसे ही घुमाएगा आपको गलतियाँ होगी। तो पहले कुछ बातें पहले बेसिक बात कर लेते हैं, फिर हम लोग पहला टॉपिक जो आपका है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मुझे फटाफट आंसर देना। कार्बन का सबसे पहले तो हम लोग जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको C612 की फॉर्म में आप लोग इसको लिखते हो। C612 की फॉर्म में लिखते हो तो ये 6 किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? ये होता है Z, और Z इंफॉर्मेशन देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसकी जानकारी देता है? प्रोटॉनों की संख्या की जानकारी देता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ये हमको पता है ऑलरेडी, पर बेसिक बात मेरी तरफ से आपको जो समझानी है वो समझ लो। 12 क्या है? ये 12 होता है ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, इसी को कहा जाता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा? तो ए इंफॉर्मेशन देता है आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। तो दो बातें यहां से समझ में आई जो कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसी एटम के अंदर, किसी तत्व के अंदर उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो इंफॉर्मेशन देता है प्रोटॉन की संख्या की, और जो उसका द्रव्यमान संख्या होती है या जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो जानकारी देता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग की। इतनी बात क्लियर? ठीक है। फिर तीसरी बात, किसी भी, या इसी की बात कर लेते हैं हम लोग, कार्बन का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन विन्यास लिखते हैं तो कितना लिखते हैं? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो इसमें मुझे बताओ कार्बन के बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2 या 4? 4। तो आउटर मोस्ट शेल इसका कौन सा है? ये है क्या, या ये पूरा है? ये पूरा है। तो इस पूरे का अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होती है, संयुक्तता, वो भी कितनी होती है? 4 होती है। और वैलेंसी 4 है, तो जिसकी भी वैलेंसी 4 होती है तो वो इस तरह से जुड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा? तो इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
टेट्राहेड्रल संरचना, चतुष्फल की संरचना बोली जाती है। और जब भी अगर किसी स्ट्रक्चर की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो वहां बॉन्ड एंगल, बंद कोण कितना बनेगा बताओ? तो बंद कोण बनेगा वहां 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ये बेसिक बात पता है हमें? इसको लिख लो एक बार फटाफट से। इसको तो ऐसे लिख लोगे ना, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी आपको, सीधी सीधी बातें। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाकई में सीखनी है तो जिस तरह से मैं बेसिक से बता के चल रहा हूँ उस तरह से आप पढ़ना, आपको समझ में आएगी। क्योंकि हो सकता है किसी की केमिस्ट्री बहुत वीक हो सकता है किसी की बहुत अच्छी हो, सबकी तो अच्छी होना ज़रूरी नहीं है। तो जिसको नहीं आता वो एक एक बात को समझते हुए चलें, जिसको आती है बहुत बढ़िया बात है। मुझे उनको नहीं पढ़ाना जिनको आता है, मुझे उनको पढ़ाना जिनको नहीं आता है। जिनको आता है उनको तो वैसे ही पता है सारी बातें, और अगर सब कुछ आता ही होता तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं। होते क्या? संयोजकता को इंग्लिश में क्या लिखोगे? वैलेंसी। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। तो वैसे अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप दोनों नोट लिख सकते हो जो पूछे जाते हैं बहुत बार कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसको बताता है? प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। लिख लो चाहो तो, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को बताता है। एटॉमिक नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या को बताता है। लिख दिया? ठीक है। दूसरी बात, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसको बताता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को बताता है। तो लिखो एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को बताता है। ठीक है, एटॉमिक मास किसको बताता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाकी बातें तो आपने एज इट इज लिख ली है। ठीक है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो देखा जाता है इससे देखा जाता है 2s और 2p। ये क्या होते हैं? बाह्यतम कोश होते हैं, और 2 और 2 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग लेंगे। अब आपको ये पूछा जाए कि कार्बन की जो ये 4 वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी है, ये किसने बताई थी? तो ये बताई थी किसने? केकुले ने। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, कार्बन
कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है। कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है, यानी कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट। कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है, ऐसा बताया किसने? किसने बताया था? केकुले ने। ऐसा केकुले ने बताया। लिख लिया? ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कुछ बातें हम लोग करते हैं अब कार्बन के, कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन का रसायन, मतलब आपने जो केमिस्ट्री की ब्रांच ली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बिल्कुल सेपरेट कर दी। कभी आपने नाइट्रोजन की केमिस्ट्री, सल्फर की केमिस्ट्री, जिंक की केमिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो कार्बन का ही ऐसा क्यों पढ़ा? क्योंकि कार्बन में एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? केटिनेशन। केटिनेशन का मतलब होता है संकलन। तो संकलन का मतलब होता है कार्बन क्या करता है? अदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ के लंबी लंबी क्या करता है? श्रृंखला बनाता है। तो कार्बन में इस संकलन का गुण क्या है? सर्वाधिक है। और कार्बन में संकलन का गुण सर्वाधिक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक पर्टिकुलर ब्रांच पढ़ते हो। तो एक बात ये भी लिख लो कि केटिनेशन प्रॉपर्टी यानी संकलन का गुण सर्वाधिक किस में होता है? कार्बन में होता है। कार्बन में संकलन का गुण सर्वाधिक है। कार्बन में संकलन का गुण सर्वाधिक है। लिख दिया? ठीक है। तो कार्बन में बस आपको और कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि कार्बन चैप्टर नहीं, कार्बन तो हमने बार बार यूज आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्केन, एल्काइन में कार्बन और हाइड्रोजन की कहानी है सारी। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। दो तीन बातें ऐसा हाइड्रोजन की भी लिख लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में वही सेम बात। एक तो इसका अगर हम लोग देखें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 1H1, तो ये समझ में आ गया कि Z बता रहा है 1, यानी इसमें प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन की संख्या 1 है, ठीक है। और ये 1 बता रहा है एटॉमिक मास को। तो A की वैल्यू जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कितनी है? 1। तो आपको एक बात समझ में आ गई, सर प्रोटॉन तो 1 है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू 1 है, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये आप बहुत बार पढ़ते हो कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। न्यूट्रॉन लेस एलिमेंट किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो ये बात लिख लो कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, न्यूट्रॉन लेस एलिमेंट है, न्यूट्रॉन रहित तत्व है। लिख दिया? ठीक है भाई। एक और बात बताओ इसके अंदर, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, ये हमको पता है। हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी और आपको याद रखनी है जो काम की है, कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स है क्या पीरियोडिक टेबल में? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी समानता अदर एलिमेंट्स के साथ भी है। तो हाइड्रोजन की सिमिलरिटी किस किस के साथ है? हेलोजन के साथ है, और एस ब्लॉक में तो रखा हुआ ही है, मतलब एस ब्लॉक में है ही है। और एक और किसके साथ है बताओ? देखो इधर बोर्ड पे। तो हाइड्रोजन की सिमिलरिटी, हाइड्रोजन की समानता किन किन के साथ है? एक तो एस ब्लॉक के साथ है। एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप, फर्स्ट ए या फर्स्ट बी? तो एक तो फर्स्ट ए के साथ। फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं?
हाइड्रोजन तो ही है, उसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और किसके साथ है? हेलोजन फैमिली के साथ भी है क्या? हेलोजन फैमिली का नंबर क्या है? फर्स्ट ए को मैं 1 नंबर ग्रुप बोल देता हूँ, ठीक है। इधर कौन सा नंबर ग्रुप है? 17 ग्रुप है क्या? 7th ए बोल सकते हैं क्या? कौन कौन से एलिमेंट हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और किसके साथ है ये बताओ, जो ये बताएगा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बताओ कितने जने हैं? किसके साथ होगा? ये होगा कार्बन फैमिली के साथ। कार्बन फैमिली का नंबर कितना है? 14। 4th ए कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये सब कैसे याद करने हैं अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। तो इसका तो कारण पता है इसके साथ क्यों सिमिलरिटी है, क्यों है? क्योंकि आपको पता है सर इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी 1, इसके भी 1। सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने होते हैं? 1 होते हैं। इसलिए तो इसका नाम बोला है फर्स्ट ए, जिनकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। जिनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1 है। तो इसके साथ तो समानता हमको समझ में पता है, इसलिए जनरली हम लोग यहाँ रखते हैं। हेलोजन के साथ कैसे सिमिलरिटी? हेलोजन का नंबर जैसे इसका ले लिया अपन ने, कितना नंबर है? 7 है या 9 है? तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं? तो इनके आउटर मोस्ट में 4 कैसे आ गए भाई? 1s2, 2s2, 2p5। अब बताओ बाह्यतम कोश में कितने? 5 या 7? 7 है। पहले तो मुझे ईमानदारी से बताओ बाह्यतम कोश देखना भी आता है कि नहीं आता? बाह्यतम कोश का मतलब क्या होता है? जो अंतिम कोश हो, जो सबसे बाहर लिखा हो, वो जिसमें सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ये देखा एक्चुअली जाता है बाह्यतम कोश। एक बच्चा भी पूछा था सर हमको समझ नहीं आया कि 4 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। अपने को तो रटे हुए हैं वैसे, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4, इसके बाह्यतम कोश में 7, वो 7 क्यों होता है? बाह्यतम कोश का मतलब मैक्सिमम बच्चे ये समझते हैं कि बाह्यतम कोश जो सबसे बाहर लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट शेल, वो जो सबसे आउटर मोस्ट साइड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। आउटर मोस्ट शेल देखा जाता है क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर पढ़ी आपने? पढ़ाऊंगा मैं, आपके सिलेबस में है। उसमें भी पहली क्वांटम नंबर पढ़ते हो आप। कौन सी पढ़ते हो? n, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n होता है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जो किसकी जानकारी देती है? हाँ, वो जानकारी देती है आपको शेल की, कोश की, कि कितने कोश हैं। ठीक है, तो इसमें शेल कौन से लिखे हुए होते हैं? यही तो होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल। तो जो n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका होगा आउटर मोस्ट शेल। समझ आ गई क्या बात? बाह्यतम कोश। तो n की मैक्सिमम वैल्यू अभी कितनी है? 1 2 2 2 है। तो 2 2 वाले जितने भी नजर आएंगे आपको वो सब आउटर मोस्ट शेल में काउंट किए जाएंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये 2 वाला पूरा आउटर मोस्ट शेल है और ये इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में आ गए भाई 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इसकी बात करोगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन की, आपको पता है कोई भी एलिमेंट स्टेबल है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं? ऑक्टेट से। आउटर मोस्ट शेल के अंदर बाह्यतम कोश पूरा भरा हुआ है या नहीं है, या उसका अष्टक पूरा है या नहीं है, इससे ही आप देखते हो कि किसी का ऑक्टेट या अष्टक पूरा है या बाह्यतम कोश पूरा भरा है, दैट मीन्स वो स्टेबल है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने नजर आ रहे हैं? 7 नजर आ रहे हैं, जबकि होना कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 8 होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, सेम चीज क्लोरीन के साथ होगा, सेम इसके साथ, सेम इसके साथ। तो हेलोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है उनको स्टेबलाइज होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का नंबर कितना लिखते हो? 1
तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो 1s1 लिखते हो। और इसको भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही चाहिए, क्योंकि ये तो अष्टक पूरा कर नहीं सकता, ऑक्टेट तो बना ही नहीं सकता ये। क्यों? साइज बहुत छोटी है इसकी, नंबर 1 पे। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि मैं या तो स्टेबल हो जाऊं, तो उसके लिए या तो अष्टक पूरा कर लूं, अष्टक ये कर नहीं सकता। दूसरा तरीका, किसी ने कहा कि भाई आप एक काम करो, अष्टक पूरा नहीं कर सकते, ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकते, तो आप उनके जैसे बन जाओ जो स्टेबल है। और स्टेबल गैसेस कौन सी है? इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। तो हाइड्रोजन के जस्ट पास कौन सी नोबल गैस आएगी? हीलियम। और हीलियम का नंबर कितना है? 2। तो ये हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए अपने समान, अपने पास वाली इनर्ट गैस जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अभी हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। तो ये क्या चाहेगा? मैं एक इलेक्ट्रॉन और ले लूंगा, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। तो इनको भी स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए? हो गई सिमिलरिटी। तो सर उसके साथ भी सिमिलरिटी है, इसके साथ भी सिमिलरिटी है। इतनी बात क्लियर? बची क्या? कार्बन। कार्बन को कैसे चेक करें कि कार्बन के साथ इसकी स्टेबिलिटी कैसे है? ठीक है, तो अगर कार्बन के साथ स्टेबिलिटी चेक करें तो कार्बन का नंबर कितना है अपने पास? 6। 6 को कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p2। तो बाह्यतम कोश पूरा 2 वाला है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। इसको टोटल कितने चाहिए थे? होने की चाहिए थे 8 होने चाहिए थे, पर है अभी जस्ट 4। तो जस्ट हाफ है क्या? तो जस्ट हाफ इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये लाइन समझ में आ गई कि कार्बन के पास है 4, होने चाहिए थे 8, मतलब जस्ट हाफ और चाहिए। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए टोटल होने चाहिए 2, अभी कितने? जस्ट हाफ है क्या? हो गई क्या सिमिलरिटी? बस इसी वजह से कार्बन फैमिली के साथ भी क्या होती है? इसकी स्टेबिलिटी होती है। बात समझ में आ गई? तो कल को पूछ ले, क्योंकि आपके एस ब्लॉक भी है सिलेबस में, पीरियोडिक टेबल भी है कि हाइड्रोजन की सिमिलरिटी किन किन ग्रुप के साथ है। फर्स्ट है के साथ है, कार्बन फैमिली के साथ है, हेलोजन के साथ है, उपरोक्त सभी के साथ है। तो सभी के साथ है। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या बात करनी है यहाँ पे कि सर यहाँ पर जस्ट हाफ इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, किसके लिए? स्टेबल होने के लिए। यहाँ पर जस्ट कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए? स्टेबल होने के लिए। और यहाँ पर बाह्यतम कोश में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके साथ सिमिलरिटी है। कहानी समझ में आ गई? तो पहले तो आप ये लिख लो भाई, हाइड्रोजन की सिमिलरिटी इन तीनों ग्रुप्स के साथ होती है। फिर मैं लैंग्वेज दिखा देता हूँ। एक बालक पूछ रहा है, अगर सर 2s 2p और 3s आता, जैसे सोडियम में और मैग्नीशियम में 3s1 और 3s2 होता है ना, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस वाले को काउंट करते? 3s को काउंट करते, फिर 2s 2p को काउंट नहीं करते, क्योंकि अब सबसे बड़ी वैल्यू n की कौन सी है? 3 हो जाती। आगे बात समझ में? तो आउटर मोस्ट हमेशा आपको इस तरह से देखना है।
लिख लिया क्या? समझ में आ गया कारण? फर्स्ट ए के साथ समानता क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ए के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिख दिया मैंने कि दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। चाहो तो ऐसे लिख देना, दोनों के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके साथ इसकी सिमिलरिटी है। ठीक है। कार्बन वाले के साथ सिमिलरिटी क्यों है? क्योंकि इसको भी जस्ट हाफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी जस्ट हाफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए दोनों क्या है? स्टेबल है, दोनों सिमिलर हैं। हेलोजन के साथ क्यों है? क्योंकि सर हेलोजन को भी जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन को भी जस्ट एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। लिख लिया सारा? कोई दिक्कत? बस इतनी बात आपको हाइड्रोजन के बारे में यहाँ ध्यान रखनी, क्योंकि ये काम आएगी बार बार में। सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बालक ने। हाइड्रोजन क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन प्लस बनाता है या माइनस बनाता है? दोनों बनाता है। मेटल की डेफिनेशन क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, त्यागेगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जैसे Na+, Mg+2, Ca+2, पोटेशियम प्लस, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। और नॉन मेटल क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ग्रहण करती है और ऋणायन बनाती है, नेगेटिव बनाती है। ये पता है हमको? ठीक है। जैसे O-2, S-2, तो बेसिक डेफिनेशन पता है। तो हाइड्रोजन क्या है? मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड? अच्छा, एक और वर्ड पढ़ते हो, मेटलॉइड। आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, उसमें क्या है? तत्वों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और कुछ उनके बीच में CD वाले, याद है क्या? वो क्या होती है? मेटलॉइड, जिसको क्या कहते हो? उपधातुएं। तो ये उपधातुएं क्या चीज होती है? जिनमें किसकी प्रॉपर्टी हो? दोनों के गुण हो, धातुओं के और अधातुओं के। अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन क्या है? धातुएं, अधातुएं या उपधातुएं? मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड? अच्छे से सोच के जवाब दो, क्योंकि ये तो वो ज्ञान था जो किताबों में लिखा हुआ है। अब वो क्वेश्चन जो आपकी सोच से आता है, क्योंकि उसका आंसर केवल लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नहीं है जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड, क्योंकि ये अब तक सबने रटा है, और या टीचर ने रटाया है, या तो आपको भी याद नहीं है, या उसने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या होता है? नॉन मेटल है। क्यों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, त्याग भी तो रहा है, H+ भी तो बनाता है, मेनली लेता है। ये कैसे पता पड़ा? वेरी गुड। अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लूज करेगा तो कितने रह जाएंगे? 0। स्टेबिलिटी आई क्या? अगर वो लेगा तो कितने हो जाएंगे? स्टेबिलिटी आई क्या? क्योंकि वो किसके जैसा बन गया? हीलियम के जैसा बन गया। और हर एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। केमिस्ट्री पूरी चलेगी किस पे? स्टेबिलिटी पे। पढ़ते हो ना आप, रिएक्शन की होती, केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर पढ़ते हो तो स्टार्टिंग यही होती, केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड क्यों बनाए जाते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी, स्थायित्व प्राप्ति के लिए। तो यहाँ सारा काम स्टेबिलिटी के लिए होगा। तो हाइड्रोजन के पास ऑप्शन है कि भाई लूज भी कर दे, गेन भी कर दे, लेकिन स्टेबिलिटी उसको किससे मिली है? गेन करके। तो मेन प्रॉपर्टी इसकी होगी गेन करने की, और गेन करने की मतलब नॉन मेटल की। तो लिख लेना, हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, मेटेलॉइड नहीं है। ठीक है, भले काम दोनों कर रहा है, पर बोलना आपको क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। हाइड्रोजन एक क्या है? अरे बोलो, नॉन मेटल, अधातु है, क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी होता है। ठीक है भाई, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आराम से कि सर ऑक्सीजन का नंबर ले हम लोग, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 8। 8 को कैसे लिखेंगे? 2 और 6, आउटर मोस्ट में 6 नजर आएंगे। तो ये स्टेबल कैसे होगा? 2 लेके, और लेके जो स्टेबल होगा वो नॉन मेटल है। कहानी समझ में आ गई? सोडियम का नंबर है 11, 11 को लिखेंगे 2, 8, 1, 281 लिखते हो। तो अभी एक लूज करके ये स्टेबल होगा, तो ये मेटल की तरह काम करेगा। समझ आ गई? बिल्कुल ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है। पर नोमेनक्लेचर हमको करना है किसका? कार्बन चेन का, है ना। कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं उससे कौन सा कंपाउंड बन रहा है उसका। तो पहले कार्बन चेन के लिए हम कुछ बेसिक बातें करेंगे कि कार्बन चेन एल्केन की हो सकती है, एल्किन की हो सकती है, एल्काइन की हो सकती है। किसकी हो सकती है? किसी की भी हो सकती है। अब ये तीनों क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है।
और हाइड्रोकार्बन किस में आते हैं, तो पहले थोड़ा सा पढ़ोगे आप क्लासिफिकेशन कि इनको रखा कहाँ गया है, सेचुरेटेड क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, एसाइक्लिक क्या होते हैं। अपने को एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलना है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि सर नामकरण लिखा हुआ है, पहला टॉपिक आईयूपीएसी पढ़ा दो। आईयूपीएसी तब समझ में आएगी जब ये चीजें समझ आएगी। तो एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन समझनी है, जो जो मैं समझा रहा हूँ। स्किप एक पॉइंट भी मत करना, ठीक है। बच्चा बहुत बार क्या ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाता है कि सर टॉपिक में तो कार्बन का नामकरण दे रखा है, आईयूपीएसी दे रखी है, आप ये पढ़ा रहे हो। तो ये पढ़ोगे, उसी से वो चीज आएगी, ठीक है ना। और आईयूपीएसी ऐसी चीज है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक एक बात को ढंग से समझना। तो सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड देखोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस में किया है। देखो इधर बोर्ड पे, उसके बाद लिखना क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। किसका क्लासिफिकेशन करना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एनसीईआरटी की तो एक सिंगल लाइन आपको नहीं छोड़नी, मैं एक एक लाइन बता रहा हूं जो जो ध्यान रखनी है। देखो क्या क्या। पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। कौन कौन से, कि सर कार्बन है तो कार्बन आपस में सर ऐसे भी जुड़ सकते हैं और कार्बन आपस में ऐसे भी जुड़ सकते हैं। क्या डिफरेंस है, कि सर इसमें तो पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, यानी ये एसाइक्लिक है, कोई साइकिल नहीं है। इसमें पहला और लास्ट कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, साइक्लिक है, चक्रीय है। तो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो अचक्रीय एसाइक्लिक, और दूसरा क्या हो गया, साइक्लिक चक्रीय, साइक्लिक और असाइक्लिक। अच्छा, साइक्लिक और असाइक्लिक को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, ओपन चेन, खुली श्रृंखला वाले। इनको विव्रत भी कह सकते हैं, इसमें कोई व्रत नहीं है, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, सव्रत, ठीक है भाई। चलिए अब मुझे एक बात का जवाब दो, यहां पर आप एक नाम पढ़ोगे इसका, एलिफेटिक। सुना है क्या नाम, तो क्या मतलब होता है एलिफेटिक का, जिनसे, हाँ, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, एलिफेटिक का मतलब संतृप्त नहीं होता, पहली बात तो ये। एलिफेटिक का मतलब होता है कि ये वर्ड जो आता है, ये वर्ड आता है एलिफर से। एलिफर का मतलब होता है वसा, मतलब ये कहीं ना कहीं वसा के व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव ऑफ फेट है, वसा के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ फेट, ये वसा से बनते हैं कहीं ना कहीं, डेरिवेटिव ऑफ फेट है, ठीक है भाई। अब आपने इसका आगे क्लासिफिकेशन किसमें किया है, अचक्रीय का दो भागों में। कौन कौन से, सेचुरेटेड, हिंदी में क्या कहते हो, संतृप्त, और दूसरा क्या हो गया, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड। असंतृप्त। अब सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है सेचुरेटेड का मतलब, कार्बन कार्बन के विद्य कैसे बॉन्ड हो, सिंगल बंद हो, एकल बंद। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो तो उसी को आप एल्केन कहते हो क्या, तो एल्केन आ जाएंगे यहां पर, ठीक। ऐसे ही असंतृप्त का मतलब क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड वाले को कहोगे क्या, एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहोगे एल्काइन। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। चक्रीय को आप दो भागों में बांटते हो, कौन कौन से दो, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनको हम लोग बांटते हैं समचक्रीय और विषम चक्रीय में, क्योंकि साइकिल है, तो सर ये साइकिल है तो इस साइकिल में सारे कार्बन भी हो सकते हैं,
तो सारे एटम सेम है तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, समचक्रीय, चक्र में सभी एटम समान। और अगर सर ऐसा नहीं है, कोई दूसरा एटम आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ आ गया नाइट्रोजन, तो सर अगर चक्र में कोई विषम परमाणु आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को कहा जाता है समचक्रीय, समचक्रीय, और दूसरे को क्या बोलेंगे भाई, विषम चक्रीय, हेट्रोसाइक्लिक। विषम चक्रीय। फिर आप इसके अंदर पढ़ते थे क्या, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, पढ़ा है ऐसा कुछ? तो एक काम कर लो पहले, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का मतलब साइकिल के अंदर सभी कार्बन क्या होंगे या सभी एटम क्या होंगे, सेम होंगे। तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर हमें साइकिल में कौन से कार्बन मिलेंगे, कौन सा एटम मिलेगा, कार्बन। तो इसलिए इनका एक नाम और देते हो आप, कार्ब साइक्लिक, कार्ब साइक्लिक, सुना है क्या नाम? ठीक है, कार्ब साइक्लिक भी कहते हैं। अब इसके बाद लिख लेंगे, पहले इतना लिख लोगे। तो ये सारी क्लासिफिकेशन होने के बाद अब अपन स्टार्ट करेंगे ये कि एल्केन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड वाले की नेमिंग कैसे करनी है, डबल बॉन्ड वाले की कैसे करनी है, ट्रिपल वाले की कैसे करनी है, कोई साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, बेंजीन जैसे रिंग आ जाए तो उसकी कैसे करनी है, सभी तरह की आपका आईयूपीएसी पढ़नी है। समझ आ गई? अब आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले यहां तक लिख लो, इसको लिख लो फटाफट से। कौन नालायक है जो कह रहा है हिंदी में लिखो? हिंदी में नहीं लिखा हुआ है क्या? कौन सा वर्ड हिंदी में नहीं लिखा हुआ? कुछ तो बिल्कुल नालायक ही होते हैं एक नंबर के, इनको कोई मतलब नहीं, कल कमेंट करना हिंदी में लिखो। कोई वर्ड ऐसा है क्या जो हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आ रही? इसमें हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, बोल के भी समझा दिया, लिख के भी समझा दिया। हिंदी इंग्लिश में फंसे रह जाओगे तुम लोग जिंदगी भर। केमिस्ट्री तो बाद में पढ़ते रहना। हिंदी इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत आ रही है क्या लिखने में? हिंदी वालों को नहीं आ रही, इंग्लिश वालों को? सारे वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और ये बात ध्यान रखना, साइंस ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में काम आएगी आपके, हिंदी कुछ काम नहीं आएगी। मैं भले हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी लिख भी रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करना आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को अभी से सुनने और समझने लगो। काम आगे सारी जगह इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही आने वाली है। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी तो आपको, बायोलॉजी में तो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की पूछी जाती है। जाइलम फ्लोएम पढ़ते हो ना? कभी ज़िंदगी में जाइलम फ्लोएम की हिंदी नहीं आई पेपर में, जाइलम फ्लोएम ही आती है। पानी का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम का जबकि हिंदी वर्ड होता है, पता है क्या होता है? दारू उत्तक होता है। कभी ज़िंदगी में नहीं आया दारू उत्तक पेपर के अंदर लिखा हुआ? जाइलम ही आता है, जायलम, XYLEM। हिंदी में भी जाइलम आता है, इंग्लिश में भी जाइलम आता है।
फ्लोएम हिंदी में भी फ्लोएम आता है, इंग्लिश में भी फ्लोएम आता है। इंग्लिश के वर्ड्स जो है ना साइंस के, तो एटलीस्ट वही याद रखो जो टर्मोलॉजी इंग्लिश वाली है। आपकी इच्छा है भले हिंदी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना हिंदी पे डिपेंड मत हो कि यहाँ पे साइक्लिक की गलती से मैंने हिंदी में चक्री नहीं लिखा तो समझ नहीं आया सर साइक्लिक का मतलब क्या होता है। इतना डिपेंड मत हो, कोई काम नहीं आएगी हिंदी, वहाँ अटक जाओगे। मैं तो फिर भी लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्ड लिख रहा हूँ, बट कोशिश ये करो कि इतना हिंदी पे डिपेंड मत हो। अब इनका मतलब है कि सर आप केवल बोर्ड पे केवल हिंदी वर्ड्स ही लिखो, इंग्लिश वर्ड ही मत लिखो। एक जने ने बहुत खतरनाक बात बोली, सर आप इंग्लिश वर्ड लिखते हो ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या तो हिंदी देखना इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? और तुम साइंस वाले होकर के ऐसी बातें करोगे तो फिर तो तुम में और आर्ट्स वालों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर तो वो ज़्यादा बढ़िया विचार है कि कम से कम उन्होंने ज़िंदगी में मौज तो की है, तुमने न तो पढ़ाई की है न कुछ मौज की है। उन्होंने कम से कम मौज तो की, पढ़ाई नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं। चलो लिख लिया ये, ठीक है। तो ये जो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होता है ना, यहाँ पर आकर के हम लोग यहाँ से कुछ बातें समझते हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ अभी। पहले कुछ बातें आपको यहाँ से समझनी है। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो क्या मतलब होता है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का? तो मुझे एक बात का जवाब दो, 1 2 3 4, ये संतृप्त है या असंतृप्त है? संतृप्त है। ये ठीक है, ये अरे संतृप्त है ना कि असंतृप्त है? सेचुरेटेड है। अब आपके दिमाग में सही ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब देखने हैं आपको किसमें? कार्बन कार्बन के बीच में। डेफिनेशन ये होती है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो होता है क्या? असंतृप्त। ठीक है, हम लोग बस इसी जगह छोटी छोटी गलतियां करेंगे। वहां पे आपको पूछ लिया जाए कि ये सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है, तो ये भी संतृप्त है। समझ में आ गई क्या बात? संतृप्त असंतृप्त पहचान लोगे? ठीक है, तो भूल जाओगे तो एक लाइन लिखो फटाफट से, एडिंग लगाओ एक। तो हेडिंग लगाओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक लाइन लिख लेना बस काम की। क्या? कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य सभी बंध कैसे हों? सिंगल बंध हों। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सभी बंध, सभी बॉन्ड कैसे हों? सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सभी बंध एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेना, कार्बन कार्बन की बात करनी है आपको, दूसरे एलिमेंट की नहीं करनी। तो ये लिख लो भाई 2-3 एग्जाम्पल ताकि आपको ये ध्यान रहे। फिर अपन आईयूपीएसी स्टार्ट करते हैं। लिख लिया? दूसरी बात लिखो, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त मतलब कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, एक या बहुत सारे, मिनिमम एक। अगर मिनिमम एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, या मिनिमम एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो भी अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो लिखो यदि कार्बन कार्बन के मध्य, यदि कार्बन कार्बन के मध्य न्यूनतम एक द्विबंध या त्रिबंध हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य न्यूनतम एक द्विबंध या त्रिबंध हो, लिख लिया? ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। ये लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा ये बताओ कि सिंगल बॉन्ड वाला है तो ये क्या है, एल्केन है क्या? एल्केन है। ये तो एल्कीन है, पर ये असंतृप्त है, ये तो इसकी बात अभी हम यहाँ कर ही नहीं रहे। ये भी एल्केन है, ये भी कैसा है, एल्केन है। ये कैसा है, एल्कीन है। ये कैसा है, एल्काइन है। तो फिर ये क्या है, ये है तो अनसैचुरेटेड ही, असंतृप्त तो है। चलो तो असंतृप्त है, ये भी अनसैचुरेटेड है। इसका नाम क्या होता है? कितने कार्बन है, 4। तो एल्क 4 के लिए, कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं एल्क, तो 4 कार्बन के लिए तो ब्यूट हो जाएगा। तो जब भी एक से ज्यादा बार कोई मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो, एक से ज्यादा बार बहुबंध रिपीट हो, यानी 2 डबल बॉन्ड आ जाए या 3 डबल बॉन्ड आ जाए, तो आप लोग क्या करते हो, लगाते हो ए। ठीक है, तो नाम हो गया एल्का। और कितने डबल बॉन्ड है, 2 के लिए डाई, और डबल बॉन्ड के पीछे लगता है इन, नाम बन गया एल्का डाई इन। तो ये भी अनसैचुरेटेड है। इसकी भी नेमिंग पढ़ोगे आप आईयूपीएसी की, ठीक है ना। और एक सबसे खतरनाक आईयूपीएसी नेमिंग जो पढ़ोगे, जो बहुत बार रिपीट हो रही है, वो ये 1 2 3 4, एक तरफ डबल बॉन्ड और एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड। पढ़ा होगा आपने, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले इन आएगा या आइन आएगा वहां पे लिखने में। तो ये बहुत बार पेपर्स में आता है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो ये तो पता है असंतृप्त है, कोई दिक्कत नहीं। बोलते क्या है इसको, वही एल्क। अब एल्क का वर्ड यूज करेंगे क्या, ए यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ए कब यूज करना है, डबल बॉन्ड नहीं, सेम टाइप के बॉन्ड्स रिपीट हो, या तो 2 बार डबल बॉन्ड रिपीट हो या ट्रिपल बॉन्ड। एक डबल और ट्रिपल में रिपीट कहां हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो सेम टाइप के जब रिपीट होते हैं तब ए लगाया जाता है, एल्काडाइन। तो ये ब्यूटाडाइन हो गया, पूरा नाम बोलते तो ब्यूटा 1,3 डाइन बोलते थे आईयूपीएसी नाम। पढ़े ना सब कुछ, सब पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एल्क, एल्का तो आएगा नहीं, एल्क। डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, ठीक है, इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है आइन। पर ध्यान रखना, आईयूपीएसी रूल पढ़ाऊंगा जब आपको, कि अगर ये क्या है, वोवेल है क्या, है ना, ए ई आई ओ यू, उसके बाद वाई आ जाए तो इसको आप क्या कर देते हो, ड्रॉप कर देते हो। ये आईयूपीएसी की रूल है, जब अपन नेमिंग लिखेंगे तब आपको काम आएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कीनाइन। इन सब की अपने को पढ़नी है अब आगे आईयूपीएसी। तो ये सब अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे क्या, ठीक है, लिख लो। तो इसको बोलते हैं एल्कीनाइन। तो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं आपको एक एक चीज, भले आपको आती हो चाहे नहीं आती हो, आपको केमिस्ट्री पूरी
10 की 10 यूनिट्स टिप्स पे याद हो जाएगी, लेकिन सीक्वेंस पे पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। लिख लिया? ठीक है, हटाओ इसको, लिख लो एक बार। हटाएं इसको। अब देखो इधर के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। अचक्रीय के अंदर सैचुरेटेड वर्ड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, एल्केन एल्केन एल्काइन की बेसिक बात हो गई। चक्रीय के अंदर बात करते हैं, फिर समचक्रीय विषम चक्रीय बात करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अगली बात लिख लो, समचक्रीय होमोसाइक्लिक। समचक्रीय होमोसाइक्लिक क्या मतलब होगा इसका? यदि साइकिल में सभी परमाणु क्या हो, सेम हो। तो लिख लो, यदि साइकिल या चक्र में, यदि साइकिल या चक्र में सभी परमाणु यानी सभी एटम समान हो, तो ये क्या कहलाते हैं? होमोसाइक्लिक कहलाते हैं, समचक्रीय कहलाते हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स इन साइकिल। तो एग्जांपल देखो इधर बोर्ड पे, ये होमोसाइक्लिक है क्या? अच्छा, लेकिन ये है या नहीं? अरे है ना, होमोसाइक्लिक तो है ही। ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक उसकी तो बात ही नहीं हो रही, अपन तो होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। वो तो इसके बाद आगे कल आपको इसके आगे और लिखाऊंगा क्लासिफिकेशन, अभी तो ये जगह नहीं है। होमोसाइक्लिक को, रेट्रोसाइक्लिक को, इनको वो डिवाइड किया जाता है। एलिसाइक्लिक में, एरोमेटिक में, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होता है, ये सब। ये होमोसाइक्लिक है क्या? और ये भी है। ठीक है, लेकिन ये है क्या? है, बिल्कुल है भाई, साइकिल में तो सारी कार्बन है, तो ये सभी होमोसाइक्लिक। बस ये ध्यान रखना, हेटेरोएटम आते ही ऐसा नहीं कि हेटेरोसाइक्लिक नहीं, साइकिल के अंदर हेटेरोएटम होना। जैसे अगर आपको ये आ जाता है, ये होमोसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि साइकिल के अंदर हेटेरोएटम आ चुका है। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते थे? पिरोल। वेरी गुड। पिरिडिन नहीं है, ये पिरोल है। पिरिडिन कौन सा होता है? ये होता है। ये क्या होता है? पिरिडिन। ये है क्या होमोसाइक्लिक? ये भी नहीं है। तो होमोसाइक्लिक का मतलब साइकिल में सेम एटम होने चाहिए। ठीक है, लिख लो ये एग्जांपल्स। क्लियर है ये सारी कहानी? ठीक है, तो ये थी आज के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात, जो आपके काम आएगी अब आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें। कल अपन थोड़ी बहुत बात हेटेरोसाइक्लिक की भी करेंगे, एलिसाइक्लिक क्या होता है उसकी भी करेंगे, और कुछ बेसिक बात एरोमेटिक की भी करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, कोई डाउट है आज के में? समझ आ रहा है सही से? लिखने में कोई दिक्कत?